हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी फर्स्ट ईयर पेपर 1.5 एनवायरमेंटल लॉ यानी पर्यावरण विधि विषय पर चर्चा करेंगे। पर्यावरण विधि के अंतर्गत सिलेबस के अकॉर्डिंग हम 3 अधिनियमों का अध्ययन करेंगे। पहला, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, वायु प्रदूषण और निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981। तीसरा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। हमारे द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का अध्ययन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमने धारा 1 से लेके 22 तक पर चर्चा या अध्ययन कर लिया है। यह अधिनियम कुल 4 अध्याय और कुल 26 धाराओं से मिलकर बना है, अर्थात इस अधिनियम में 4 अध्याय और कुल 26 धाराएं हैं। हमारे द्वारा पूर्व के व्याख्यानों में अध्याय 1 प्रारंभिक धारा 1 से 2, अध्याय 2 जिसका शीर्षक है केंद्रीय सरकार की सामान्य शक्तियाँ, धारा 3 से 6, अध्याय 3 पर्यावरण प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण और शमन, धारा 7 से 17, और अंतिम अध्याय अध्याय 4 प्रकीर्ण या मिसलेनियस, जो कि धारा 18 से लेके 26 तक है। अध्याय 4 को हमारे द्वारा 2 भागों में विभाजित कर अध्ययन किया जा रहा है। पहला भाग धारा 18 से लेके 22 तक है। दूसरा भाग धारा 23 से लेके धारा 26 तक है। पिछले व्याख्यान में हमने धारा 18 से लेके धारा 22 तक विस्तृत चर्चा की थी। आज हम धारा 23 से लेके धारा 26 तक चर्चा करेंगे। अध्याय 4, जिसे प्रकीर्ण या मिसलेनियस कहा जाता है, जो धारा 18 से लेकर 26 तक है, हमारे द्वारा 2 भागों में विभाजित कर अध्ययन किया जा रहा है। धारा 18 से 22 भाग 1 और भाग 2 धारा 23 से लेकर 26 तक। पिछले व्याख्यान में हम धारा 18 से लेकर 22 तक अध्ययन कर चुके हैं। धारा 18 सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाइयों के लिए संरक्षण, धारा 19 अपराधों के संज्ञान, धारा 20 सूचना अथवा जानकारी, रिपोर्ट या विवरणियों के संबंध में है, धारा 21 धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों के लोक सेवक होने के संबंध में प्रावधान करती है, धारा 22 अधिकारिता के वर्जन के संबंध में बताती है। आज हम धारा 23 से लेकर 26 तक अर्थात भाग 2 पर चर्चा करेंगे। धारा 23 प्रत्यायोजन करने की शक्ति से संबंधित प्रावधान बताती है। धारा 24 अन्य विधियों के प्रभाव के बारे में प्रावधान करती है। धारा 25 में नियम बनाने की शक्तियाँ
बताई गई हैं। धारा 26 में इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों का संसद के समक्ष रखा जाना के संबंध में प्रावधान बताती है। धारा 23 प्रत्यायोजन करने की शक्तियाँ, पावर टू डेलीगेट। धारा 3 की उपधारा 3 के अंतर्गत बताए गए उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों को जो वह आवश्यक समझे या समाचीन समझे किसी अधिकारी, राज्य सरकार या प्राधिकरण को प्रत्यायोजित कर सकेगा, परंतु उस शक्ति को छोड़कर जो धारा 3 की उपधारा 3 के अधीन किसी प्राधिकरण के गठन करने और धारा 25 के अधीन नियम बनाने के लिए है। धारा 23 को सरल शब्दों में इस प्रकार समझा जा सकता है कि प्रत्यायोजन कौन कर सकता है। इस अधिनियम के अधीन शक्तियों एवं कर्तव्यों का प्रत्यायोजन केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जा सकेगा। और अब प्रश्न आता है कि प्रत्यायोजन कैसे किया जाएगा। तो प्रत्यायोजन केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी कर सकेगी। अर्थात प्रत्यायोजन तभी प्रभावी होगा जब केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करती है। और प्रत्यायोजन किन शक्तियों का नहीं होगा। धारा 3 की उपधारा 3 के अधीन प्राधिकरण के गठन तथा धारा 25 में केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकेगा। अब है कि प्रत्यायोजन किसे किया जा सकेगा। इस अधिनियम की शक्तियों व कर्तव्यों का प्रत्यायोजन किसी भी अधिकारी, राज्य सरकार अथवा अन्य प्राधिकारी को किया जा सकेगा जिसका नाम केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचित करे। इसके उपरांत प्रत्यायोजित प्राधिकारी की स्थिति के बारे में भी बताया गया है। इस धारा में किए गए प्रत्यायोजन का यह प्रभाव नहीं होगा कि प्रत्यायोजित अधिकारी अपनी शक्तियों से पूर्णतया निरावृत कर दिया गया है। अर्थात शक्तियों के प्रत्यायोजन के कारण भी प्रत्यायोजन के बाद भी प्रत्यायोजित प्राधिकारी चाहे तो उन कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा। अब है धारा 24 अन्य विधियों का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ अदर लॉ। उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए भी इस अधिनियम और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों या निकाले गए आदेशों के उपबंध इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमित में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे। अर्थात उपधारा 1 यह स्पष्ट करती है कि इस अधिनियम के प्रावधान के होते हुए भी अन्य अधिनियमित विधियाँ उसी प्रकार प्रभावी होगी जैसे वह प्रभावी है यदि वे इस अधिनियम के असंगत नहीं है। इसी प्रकार उपधारा 2 के अनुसार जहाँ कोई कार्य या कार्य का लोप
से कोई ऐसा अपराध घटित होता है जो इस अधिनियम के अधीन और किसी अन्य अधिनियम के अधीन भी दंडनीय है, वहाँ ऐसे अपराध का दोषी पाया गया अपराधी अन्य अधिनियम के अधीन न कि इस अधिनियम के अधीन दंडित किए जाने का भागी होगा। अर्थात उपधारा 2 में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी कार्य या लोभ से कोई व्यक्ति अन्य विधि में किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष पाया जाता है तो उसे उस अन्य विधि में उसी प्रकार दंडित किया जा सकेगा। इस प्रकार अन्य विधियाँ व अन्य विधियों के अधीन दंड का दिया जाना इस अधिनियम के प्रावधानों के होते हुए भी जारी रहेगा। अब है धारा 25 नियम बनाने की शक्तियाँ। केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों की क्रियान्विति के लिए नियम बना सकेगी। उपधारा 2 के अनुसार विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, जिसमें है ए धारा 25(2)(a) पर्यावरणीय प्रदूषकों के निस्तारण अथवा उत्सर्जन की मात्रा के लिए मानक निर्धारित करने के संबंध में नियम बनाए जाने की शक्ति धारा 7 के अधीन। अर्थात केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा निम्नलिखित विषयों पर नियम बना सकेगी, जिसमें पहला था धारा 25(2)(a) धारा 7 के अधीन वह मानक जिससे अधिक पर्यावरणीय प्रदूषकों का निस्सरण या उत्सर्जन नहीं किया जा सकेगा। अब है धारा 8 परिसंकट में पदार्थों से व्यवहार करने वाले व्यक्तियों द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा उनके पालन किए जाने वाले रक्षा उपायों सेफगार्ड्स के लिए नियम बनाने की शक्ति ये धारा 25(2)(b) में बताई गई है, जिनके लिए केंद्र सरकार नियम बना सकती है। अब सी या ग वे प्राधिकरण या अभिकरण जिनको विहित मानकों से अधिक पर्यावरण प्रदूषकों के निस्सारण होने या उसके होने की आशंका के तथ्य की सूचना जिनको धारा 9 की उपधारा 1 के अधीन सभी सहायता दिया जाना आवश्यक होगा के लिए शक्ति केंद्र सरकार को है। फिर है डी या घ विश्लेषण हेतु वायु, जल, मृदा, मिट्टी या अन्य पदार्थों का नमूना लेने की रीति के बारे में नियम बनाने की शक्ति अर्थात वह रीति जिससे विश्लेषण के प्रयोजनों के लिए वायु, जल, मृदा या अन्य पदार्थों के नमूने धारा 11 की उपधारा 1 के अधीन लिए जाएंगे, नियम बनाए जा सकेंगे। अब है धारा
उपधारा ई या डे उपधारा 25(2) ई वे प्रारूप जिसमें किसी नमूने का विश्लेषण कराने के आशय की सूचना धारा 11 की उपधारा 3 के खंड के अधीन दी जाएगी अर्थात विश्लेषण हेतु नमूना लेने के आशय की सूचना का प्रारूप बनाने के लिए नियम बनाने की शक्ति। अब है एफ या च पर्यावरण प्रयोगशालाओं के कृत्य विश्लेषण या परीक्षण के लिए वायु, जल, मृदा और अन्य पदार्थों के नमूने ऐसी प्रयोगशालाओं में भेजने की प्रक्रिया। प्रयोगशाला रिपोर्ट का प्रारूप ऐसी रिपोर्ट के लिए संदाय फीस और धारा 12 की उपधारा 2 के अधीन अपने कृत्य करने के लिए प्रयोगशालाओं को समर्थ बनाने के लिए अन्य विषयों पर नियम बनाने की शक्ति इसमें बताई गई है। अब है उपधारा जी या 25(2) जी या 6 जो कि सरकारी विश्लेषकों की ऐरताओं के लिए नियम बनाने की शक्ति के बारे में बताती है अर्थात धारा 13 के अधीन वायु, जल, मृदा या अन्य पदार्थों के नमूने के विश्लेषण के प्रयोजनों के लिए नियुक्त या मान्यता प्राप्त सरकारी विश्लेषक की ऐरताएँ। अब है जे या एच 25(2) जे या एच वह रीति जिससे अपराध की ओर केंद्रीय सरकार को परिवाद करने के आशय की सूचना धारा 19(1) के खंड ख में दी जाएगी अर्थात किसी अपराध और उसके परिवाद के प्रस्तुत करने की आशय की केंद्रीय सरकार को सूचना देने की रीति के लिए नियम बनाने की शक्ति। अब है धारा 25(2) आई या झ वह प्राधिकरण या अधिकारी जिसको रिपोर्टें, विवरणियाँ, आंकड़े और लेखे और अन्य जानकारी धारा 20 के अधीन दी जाएगी अर्थात प्राधिकारी या उसके अधिकारी जिनको कोई रिपोर्ट, विवरणी, सांख्यिकी, लेखे और अन्य सूचनाएं देने के लिए नियम बनाए जाने की शक्ति के प्रावधान इसमें बताए गए हैं। अब वह आखिरी 25(2) जे ऐसे अन्य कोई विषय जो विहित किया जाना अपेक्षित है किया जाए उन पर नियम बनाए जा सकेंगे। ऐसे अन्य विषय पर नियम बनाने की शक्ति जो अपेक्षित है या विहित किए जाएं उसमें नियम बना सकेगी। अब है धारा 26 इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों का संसद के समक्ष रखा जाना। इस अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में या 2 या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी यदि उस सत्र के पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात वह नियम निष्प्रभावी हो जाएगा। किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से
उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधि मान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम यथाशीघ्र संसद के समक्ष रखे जाएंगे जब वह सत्र में हो। 30 दिन की अवधि के भीतर यह अवधि एक सत्र में या 2 या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि सत्रों की अवधि के उपरांत दोनों सदन सहमत हो जाएं कि इन नियमों में कोई परिवर्तन किया जाए तो ये नियम परिवर्तित रूप में लागू होगा, और दोनों सदन इस बात पर सहमत हो कि यह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो वह निष्प्रभावी हो जाएगा। किंतु नियम के ऐसे परिवर्तन या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई बात विधि मान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। इस प्रकार हमारे द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जिसमें 4 अध्याय और कुल 26 धाराएं हैं, का विस्तृत अध्ययन किया जा चुका है, और आशा करता हूँ कि आपको इन धाराओं और इस अधिनियम को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी और आपको सरल रूप में यह अधिनियम समझ में आ गया होगा, जिसमें हमारे द्वारा पर्यावरण संरक्षण के संबंधित प्रावधानों पर विस्तृत व्याख्या या चर्चा की गई है। धन्यवाद।